बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का आज हमने चैप्टर पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या आप कह लें इंडिपेंडेंट डिमांड। तो इस चैप्टर में जारी बात है, इसके नाम से ज़ाहिर है कुछ डिमांड से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हैं। वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकती है क्योंकि पूरा चैप्टर करवाना है। अगर ज़्यादा लेंथी होगी तो 2 पार्ट्स में करूँगा, अगर ना हो सका तो फिर एक ही वीडियो में। किसी को कोई समझ ना आए तो वो नीचे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा इसके मैं थंबनेल पे लगा दूंगा अगर 2 पार्ट्स हुए, अदरवाइज़ कोशिश करूँगा एक वीडियो में सारे का सारा चैप्टर करवा दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री की बात कर लें। व्हाट इज़ इन्वेंट्री? सपोज कर लें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने जो चीज़ें बना ली हैं उसमें से कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉक कर ली हैं, दैट इज़ अनसोल्ड आइटम, और कुछ यहाँ से उन्होंने मार्केट में बेचने के लिए भेज दी हैं। अब ये तो 2 चीज़ें जो उन्होंने फिनिश्ड गुड्स थी उसमें से कुछ मार्केट में भेज दी सेल होने के लिए, कुछ अभी उन्होंने रख ली कि बाद में अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो फिर सेल कर लेंगे, या मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी इस वजह से उन्होंने मार्केट में सेल के लिए नहीं भेजी। इसके अलावा इनके पास अभी कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि इन्होंने अभी फिनिश्ड गुड्स में इस्तेमाल करना है एज एन इंग्रेडिएंट्स, या उसकी अभी प्रोसेसिंग करनी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें अभी हैं जो प्रोसेस में है, यानी जो अभी पाइपलाइन में है, जो वर्क इन प्रोसेस में है। तो इन्वेंट्री में ये तमाम की तमाम चीज़ें शामिल होंगी एक्सेप्ट वो चीज़ें जो मार्केट में सेल करने के लिए भेजती हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन वो किसी हद तक आप उसको कर भी सकते हैं, लेकिन वो आगे चल के मैं बता दूंगा। सो अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन्वेंट्री इज़ द बिजनेस स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स दैट आर हेल्ड फॉर रीसेल, जैसे पहले मैंने कहा, या वो भी प्रोडक्शन के लिए आपने रखे हुए रॉ मटेरियल की फॉर्म में, या फिर जो इस्तेमाल में है वो सारे जैसे वर्क इन प्रोसेस मैंने कहा। तो दिस इज़ इन्वेंट्री। अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ टूल्स भी होते हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह है, कुछ स्टेपलर है, कोई प्रिंटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके यूज़ में है, तो यहाँ यूज़ का वर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये तमाम की तमाम चीज़ें भी इन्वेंट्री का पार्ट होंगी। तो ये तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया व्हाट इज़ इन्वेंट्री। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत सी शक्लों में और बहुत सी फॉर्म्स में या साइज़ में आप कह लें अवेलेबल होती है। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले बात की है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री के लिहाज से, तो सबसे पहली जो इन्वेंट्री की टाइप है दैट इज़ रॉ मटेरियल, और दूसरी अगर बात करें तो वो कंपोनेंट्स, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री, और तीसरा करें तो जो वर्क इन प्रोसेस है दैट इज़ आल्सो द इन्वेंट्री। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे पहले मैंने कहा था कि जो फिनिश्ड गुड्स है दैट आर आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे पहले मैंने कहा था कि जो मार्केट में आप भेज रहे हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री है दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये 5 हैं, ये मैं अभी समझा देता हूँ ये कौन कौन सी हैं। रॉ मटेरियल किस तरह से इन्वेंट्री है, इसमें तमाम के तमाम जो परचेज्ड आइटम्स हैं या जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करके कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दूसरी उसकी टाइप है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कुछ सब असेंबलीज होती हैं, यानी जिन पर थोड़ी सी आपने प्रोसेसिंग पहले की होती है लेकिन अभी वो फिनिश्ड फॉर्म का फिनिश्ड गुड का हिस्सा नहीं होते। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है कि एक कार है, जब वो फिनिश्ड फॉर्म में आएगी तो वो किस तरह से आई है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जोड़ के, वो कंपोनेंट्स जो कि उन्होंने बना के पहले से रखे हुए थे, मिसाल के तौर पर टायर्स रखे हुए थे, लाइट्स रखी हुई थी, डोर्स रखे हुए थे, बोनट रखा हुआ था, इंजन के कुछ पार्ट्स थे, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब उन्होंने असम्बल की हैं आफ्टर असम्बलिंग, तो वो एक फिनिश्ड गुड बनी है, यानी कार बनी है। तो वो जो अनफिनिश्ड आइटम्स थी जो कि प्रोसेस ज़रूर थी, यानी उनको पहले उन्होंने बना के रखा हुआ था लेकिन फिनिश्ड फॉर्म में नहीं थी, 2 कंपोनेंट्स इन्वेंट्री, तो वो भी आपके पास पड़े होते हैं। तो ये दूसरी टाइप होगी इन्वेंट्री की। तीसरी टाइप है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री।
ऐसी इन्वेंट्री जो कि अभी प्लांट में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, पाइपलाइन में लगी हुई है, फिनिश्ड फॉर्म से पहले पहले। जैसे यहाँ मैंने लिखा अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट आर समवेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड आर देयरफॉर अनसेलेबल। तो अभी चूंकि वो फिनिश नहीं है इस वजह से वो सेलेबल नहीं है, उस इन्वेंट्री को वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल चिप्स बनाने के लिए अगर आलू है उनको काट लिया गया है लेकिन अभी वो प्रोसेस में है फुल फिनिश्ड फॉर्म, जैसे ये लेज वालों के चिप्स हैं कि अगर वो कंप्लीट सील होने से पहले पहले जब वो असेंबली लाइन में आएंगे तो आप उसको कहेंगे दैट इज़ द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। फोर्थ है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स आर रेडी टू सर्व आर रेडी टू सेल। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लिख दिया रेडी टू बी सोल्ड टू द कस्टमर्स। तो वो तमाम की तमाम आइटम्स जो कि अभी आप सेल करने कर सकते हैं, फुल 100% आप उसको कह लें कि वो कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल आप कोई एरोप्लेन कर लें, फॉर एग्जांपल कोई कार कर लें, गाड़ी कर लें। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो है फिनिश्ड गुड्स। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री। ये वो फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चल रही हैं। तो ये तमाम की तमाम फिनिश्ड गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री का पार्ट होती हैं जो कि आपने बना के या तो वेयर हाउस में भेज दी हैं। जो चीज़ें वेयर हाउस में स्टोर कर दी गई हैं बना के फिनिश गुड्स के बाद, वो भी इसमें आएंगी। या फिर कोई वेयर हाउस में पड़ी हुई थी और कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपने उसको, वो ट्रांजिट में है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री कंसिडर होगी क्योंकि कस्टमर तक जब पहुंचेंगे तो तब उसकी होंगी, उससे पहले पहले वो कंपनी की ओनरशिप में है। तो ये इन्वेंट्री और उसकी टाइप्स ये हो गई हैं। उसके बाद देखते हैं कि कंपनीज इन्वेंट्री को यूज़ किस तरह से करते हैं। कंपनीज 6 तरीक़ों से इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं। सबसे पहला है एंटिसिपेटरी इन्वेंट्री या सीजनल इन्वेंट्री। ये जो फर्स्ट टाइप है जिसको आप यूज़ करते हैं या कंपनीज यूज़ करती हैं। ये कब होता है? अगर तो कोई फ्यूचर की डिमांड सामने नज़र आ रही हो या कोई प्रमोशनल प्रोग्राम्स प्लान किए हुए हैं उनके लिए, या कोई सीजनल फ्लक्चुएशंस है उस वक्त, या कोई पता है कि प्लांट जो है वो आगे 2-3 मंथ शट डाउन रहना है, अभी से चीज़ें बना के रखना, या कोई वेकेशन आ रही है, तो उस सेंस में आप इस जो इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे दैट वुड बी एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसके लिए इसका मकसद क्या होता है? ताकि जो प्रोडक्शन है वो सारे का सारा साल जो है वो जारी रहे। अगर सपोज कर लें एक कंपनी एक मंथ में 10 यूनिट्स बनाती है तो साल में उसने 120 बनाने हैं डिमांड के लिहाज से। तो अगर उसका 3 मंथ प्लांट बंद रहता है तो 9 महीनों में भी उसने बनाने 120 ही हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारा साल उसका जो प्लांट है वो फंक्शनल रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, टॉय इंडस्ट्री है, वो सारा साल ही बनाती हैं ताकि उनकी जो सीजनल सेल्स हैं दिसंबर में वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से वो सारा साल ही अपनी जो काम है या प्लांट है उसको फंक्शनल रखती हैं। अगर किसी छुट्टियां वगैरह भी आ जाए तो उस वक्त भी वो अपनी जो सारी की सारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा बना लेते हैं। तो पहला है कि एंटिसिपेशन इन्वेंट्री या सीजनल इन्वेंट्री की शक्ल में जो कंपनीज हैं वो इन्वेंट्री को यूज़ करती हैं। दूसरा है फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री या सेफ्टी स्टॉक, या इसको रिजर्व स्टॉक या बुफर स्टॉक भी कहते हैं। उसके नाम से जाहिर है कि सेफ्टी स्टॉक या रिजर्व स्टॉक से आपके जहन में आ जाएगा कि अगर तो कहीं स्टॉक आउट हो रहा है तो उस खदशे से बचने के लिए जो आज आप अपने पास रखते हैं तो दैट इज़ फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री या फिर सेफ्टी स्टॉक। तो इसमें जैसे यहाँ से पढ़ लेते हैं, इट इज़ कैरिड एज ए कुशन। तो ये यहाँ पर सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉसिबल डिमांड वेरिएशन। अगर तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है या फिर आगे चल के कहीं शॉर्टेज हो जानी है तो उस सेंस में जो इन्वेंट्री अपने पास रखी जाती है दैट इज़ नोन एज फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री। तीसरा है लॉट साइज इन्वेंट्री या साइकिल स्टॉक या वर्किंग इन्वेंट्रीज को कह लें आप। बाज़ औक़ात कंपनीज को कुछ चीज़ें फिल वक्त सस्ती मिल रही होती हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं कि बल्क में ख़रीद लेते हैं। अब बनानी तो वही है जितनी की ज़रूरत है या जितना ऑर्डर आया हुआ है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द जो मटेरियल है उसको वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी इन्वेंट्री का हिस्सा बना लेते हैं। क्योंकि वो उस वक्त उनको सस्ता मिला होता है, इस वजह से उन्होंने वो बल्क में ख़रीदा होता है। तो वो इन्वेंट्री जो उस वक्त आप जितनी इस्तेमाल करनी थी वो कर ली, जो रेस्ट ऑफ द इन्वेंट्री थी वो आपने स्टोर का हिस्सा बना ली हुई है, उसको कहते हैं लॉट साइज इन्वेंट्री या साइकिल स्टॉक या फिर वर्किंग इन्वेंट्री। अब चूंकि लॉट में आपने ख़रीदा हुआ इस वजह से इसको लॉट साइज इन्वेंट्री कहा जाता है।
यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, मिसाल के तौर पर अगर बीइंग ए कंज्यूमर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर कोका कोला का जो एक टिन पैक है, सपोज कर लें कि वो आज 50 रुपये सस्ता हो जाता है, तो आप उसके 50 कैंस खरीद के रख लेंगे। अब 50 के 50 कैंस आप एक दिन में तो नहीं पी सकते, तो आप फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते जाएंगे। तो आज आपने क्यों खरीदे? क्योंकि वो आपको सस्ते मिल रहे थे, आपको उसके जो यूनिट प्राइस है उसमें काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा था, इस वजह से आपने उसको खरीद लिया। तो उस वक्त कंपनीज भी जब उनको मटेरियल सप्लायर की तरफ से सस्ता मिल रहा होता है या बल्क में ख़रीदने से उन्हें डिस्काउंट वगैरह ऑफर हो रहे होते हैं, उस वक्त वो जो ख़रीद के रख लेते हैं, दैट इज़ नोन एज लॉट सर्जन। तो इन्वेंट्री को इस तरह से भी वो यूज़ करते हैं। तो ये तीसरा तरीका इन्वेंट्री को यूज़ करने का। इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो कस्टमर के ऑर्डर्स हैं वो मीट होते रहे और जो प्रोडक्शन है वो रनिंग फॉर्म में रहे। तो मैं ये बात भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मीट कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड कीप प्रोडक्शन इन रनिंग फॉर्म। तो जैसे सपोज कर लें कि बेकरी है, बेकरी में किसी वक्त भी उनके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आ सकते हैं, तो वो उसके लिए क्या करें, आटा ला के रख लें या जो मैदा वगैरह वो यूज़ करते हैं वो ला के रख लें। अगर वो ब्रेड बना रहे हैं तो उसके लिए वो फ्लोर वगैरह एडवांस में ज़्यादा ला के रख लें ताकि कस्टमर्स का ऑर्डर ज़्यादा आए तो उनके पास जो बनाने के लिए मटेरियल है वो अवेलेबल हो, तो कस्टमर के ऑर्डर्स को वो मीट कर सके और जो उनकी प्रोडक्शन है वो रनिंग फॉर्म में रहे। तो इस पर्पज़ के लिए जो लॉट साइज इन्वेंट्री है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये तीन हो गए। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन और पाइपलाइन इन्वेंट्री। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है कि शिप्ड बट नॉट येट रीच एट डेस्टिनेशन। कि या तो अगर आपने ऑर्डर दे दिया हुआ कुछ चीज़ का, सपोज कर लें कि मैंने कोई अपने घर के इस्तेमाल के लिए कोई ओवन का मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ है, तो वो ऑर्डर मैंने उसको सारी पेमेंट कर दी है, अब वो मेरा ही है, अब वो मेरे पास पहुंचा नहीं है, ठीक है, वो मेरे घर के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो मेरी ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री है या मेरी पाइपलाइन इन्वेंट्री है। अगर सपोज कर लें मेरी कोई कंपनी है, मैंने वो चीज़ें सारी सारी फिनिश्ड गुड्स बना ली हुई हैं, बनाने के बाद मैं उनको फ़िलहाल जहाँ से मैं उनको पैक करके आगे कहीं कस्टमर्स को भेजता हूँ, वहाँ वो मेरे वेयर हाउस से जाती हैं। तो मैंने यहाँ से बना के अगर अपने वेयर हाउस में भेजी हुई है और वो रास्ते में है, तो वो मेरी इन्वेंट्री क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्टेशन या पाइपलाइन इन्वेंट्री। तो एक बात तो पहले ये होगी जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही। दूसरी बात देखें, इट इज़ इन ट्रांजिट बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, जो बात अभी मैंने की, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री आर आइटम्स दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर डिमांड अनटिल दे रीच द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। जैसे अभी मैंने कहा कि बना ली है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस में मैं जाकर उसकी पैकिंग करूँगा, लेबलिंग करूँगा, फिर मैं कस्टमर को भेजूँगा। तो फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि सो द कंपनी नीड्स टू डिसाइड बिटवीन यूजिंग स्लोअर इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन आर फास्टर, यानी अगर तो मोर एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन यहाँ डिसाइड करना होता है। अगर तो कस्टमर जो है वो इमरजेंसी में उसका ऑर्डर है तो फिर आपको एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन भी लेनी पड़ जाती है, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन भी लेनी पड़ जाती है। अगर कस्टमर्स जो है वो अभी कोई ऑर्डर वगैरह प्लेस नहीं किया हुआ तो फिर आप इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन ले लें, फिर आपको जल्दी कोई नहीं होती, 2-4 दिन ऊपर भी लग जाए अगर वहाँ पहुँचने में तो हर्ज कोई नहीं है। तो इसके लिए कैलकुलेशन का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी, ATI इज इक्वल टू TD/365। अब ये ATI क्या है, एवरेज ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री, ये यूनिट्स में है कि कितनी इन्वेंट्री आप जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर है T जो है वो टाइम है और D जो है वो एक्चुअली एनुअल डिमांड है, ये भी यूनिट्स में है कि कितनी है। तो इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम लोग। सपोज द नडान कंपनी, ए प्रोड्यूसर ऑफ ब्रास स्कल्पटर्स, नीड टू शिप फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। जैसे मैंने पहले कहा कि बना के वेयर हाउस में भेज देते हैं, तो वो अपने वेयर हाउस में फिनिश्ड गुड्स को वो भेजना चाह रहे हैं। एनुअल डिमांड इज़ 1460 यूनिट्स, 1460 यूनिट्स की एनुअल डिमांड है, ये आपने नोट कर लिया। द कंपनी हैज़ ए चॉइस ऑफ सेंडिंग द फिनिश्ड गुड्स रेगुलर पार्सल सर्विस 3 days ट्रांजिट टाइम। ये समझे कि कोई प्राइवेट कोरियर कंपनी है जो कि ये फैसिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो फैसिलिटी दे रही है। आर वाया पब्लिक करियर, पब्लिक करियर फिर जारी बात है कि कोई गवर्नमेंट का है, उसका काम करने का तरीका और होगा, विच टेक्स 8 days ट्रांजिट टाइम। तो गवर्नमेंट का ये 8 दिन लेता है, प्राइवेट वाले 3 दिन ले रहे हैं।
कैलकुलेट द एवरेज एनुअल ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री फॉर ईच ऑफ द अल्टरनेटिव्स, यानी आपने प्राइवेट सेक्टर से इरेगुलर पार्सल सर्विस से भी निकालनी है और गवर्नमेंट सेक्टर का जो करियर है, पब्लिक करियर, उससे भी। नोट दैट द एवरेज ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री does not consider shipment quantity but only transit time and annual demand. To reduce transit inventory you reduce transit time. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने ये कैलकुलेशन करनी है, तो चलें उसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर सोल्यूशन है। तो अगर रेगुलर पार्सल की बात करें तो ATA आ जाएगा 3 × 1460/365, चूँकि ये जो उसके यूनिट्स हैं, एनुअल डिमांड है वो 1460 है, और चूँकि अगर इसकी हम रेगुलर पार्सल सर्विस यानी प्राइवेट की बात करें तो उसको लग रहे थे 3 दिन ट्रांजिट टाइम के, तो यहाँ पर इस वजह से 3 लिख दिया और 365 फार्मूला, तो ये आंसर आ गया 12 यूनिट्स। तो इससे अगर करें तो आपकी जो एवरेज ट्रांसपोर्टेशन एनुअल जो इन्वेंट्री है वो 12 यूनिट है। इसी तरह अगर पब्लिक करियर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो वो चूँकि 8 दिन ले रहे हैं तो वो 8 × 1460/365, तो ये 32 यूनिट्स। तो यानी कि एवरेज अगर बात करें एनुअल ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री की तो वो जो पब्लिक करियर की है वो 32 यूनिट्स है, जबकि अगर प्राइवेट रेगुलर पार्सल सर्विस की बात करें तो वो 12 यूनिट्स है। तो ये अगर तो कोई इमरजेंसी है कंपनी को तो फिर वो रेगुलर पार्सल सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली ये कॉस्टली भी होगा। अगर उन्हें कोई इमरजेंसी नहीं है तो फिर वो पब्लिक करियर को यूज़ करेंगे, ये जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो ये तो हमारी यहाँ से 4 जो टाइप्स हैं किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेंट्री को, वो होगी। लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन है स्पेकुलेटिव या हैज इन्वेंट्री। आप फ्यूचर के किसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आज ही उसका कुछ सत्तेबाब करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ बिल्ड अप टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम फ्यूचर इवेंट सच एज स्ट्राइक। कोई स्ट्राइक हो सकती है, उसके नतीजे में आज ही आप अपनी जो चीज़ें हैं वो बना के रख लें। एट योर सप्लायर, अगर सप्लायर से ट्राई कर देता है तो आज उससे ज़्यादा मटेरियल मंगवा लें। या कोई प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, उस सेंस में आप आज चीज़ें बना लें, लेकिन मुमकिन है वो प्राइस इंक्रीज़ ना हो। द स्केर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट मे आर मे नॉट हैपन, या वो चीज़ आगे चल के जो ख़त्म हो सकती है, यानी उसकी आप ये कह लें कि शॉर्टेज हो सकती है, मुमकिन है वो ना भी हो, तो आप उसको हैज कर रहे हैं उस रिस्क को, अगर वहाँ पर वो हो सकता है, मुमकिन है ना भी हो। तो a company typically builds speculative inventory to ensure a continuous supply of necessary items। तो इसको वो मेक श्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि अगर आप ने कहीं जाना है 3 मंथ पहले ही आप उसकी टिकट आज रिजर्व करवा लेते हैं कि जी आज प्राइस कम है या उस वक्त बढ़ सकती है, तो मुमकिन है कि उस वक्त वो मज़ीद कम हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इस वजह से कहा जाता है कि इट इज़ अ गैम्बल, तो ये एक जुआ है। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव इन्वेंट्री की आप एडवांस में कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं ताकि फ्यूचर में या तो आपका कुछ सप्लायर स्ट्राइक पे जा सकता है या आपका मजदूर स्ट्राइक पे जा सकते हैं बनाने वाले, या फिर उसकी चीज़ की प्राइस बढ़ सकती है, आप अभी से उसको बना लें ताकि बाद में महंगी बेच लें। मुमकिन है उस वक्त ना भी वो, अगर उस वक्त बहुत ज़्यादा सस्ती होगी तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसी वजह से इसको एक गैम्बल कहा जाता है। तो दिस इज स्पेकुलेटिव और हैज इन्वेंट्री। लेट्स मूव टू द लास्ट वन। अच्छा जी, लास्ट वन है सिक्स्थ। किस तरह से सिक्स्थ आप वे कह लें कि इन्वेंट्री किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो कंपनीज के जो रेगुलर ऑपरेशंस हैं उनको फंक्शनल रखने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि टूल्स आपको चाहिए होते हैं, तो वो जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी आपकी MRO कहलाती है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री। तो इसमें अगर इसको पढ़ लें, इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस सप्लाईज, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, मशीनों को जो ऑयल वगैरह दिया जाता है, ठीक है, क्लीनिंग कंपाउंड्स, ये सारे, एंड डेली ऑपरेटिंग सप्लाईज सच एज पेन्स, पेंसिल्स एंड नोट पैड्स एट्सट्रा, ये सारे सारे आपकी MRO में कंसिडर होते हैं। तो इस तरीके से भी इन्वेंट्री को यूज़ किया जाता है। ये चूँकि फिनिश्ड गुड्स का हिस्सा नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसको बनाने में मदद ज़रूर करते हैं। तो MRO आइटम सपोर्ट्स जनरल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, उसको सपोर्ट ज़रूर करते हैं बट नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी बिल्ड्स, जो वो बना रहे हैं उसका ये पार्ट नहीं होते, लेकिन उसमें हेल्प जरूर करते हैं। तो ये 6 तरीके हो गए जिस तरह से कंपनी जो है वो इन्वेंट्री को इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
There are three objectives of inventory management. First one is customer service. दूसरा है कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस और तीसरा है मिनिमाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको बारी बारी हम लोग देख लेते हैं कि इनको किस किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहला है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस एक जारी बात है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो कस्टमर की सर्विस है, यानी कस्टमर्स को इन टाइम चीज़ें आपने अवेलेबल करनी है, मेक श्योर करना है कि कस्टमर जो है वो खाली हाथ ना जाए, डिससेटिस्फाई होकर ना जाए। तो कस्टमर सर्विस इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसमें अब हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, अगर इसको मेक श्योर करना है तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा, कस्टमर सर्विस ये इट्स द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। जब कस्टमर सर्विस की बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिहाज से, तो हमने देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को अवेलेबल हुई है कि नहीं जो वो चाह रहे थे। तो इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ अपने जो टूल्स हैं, 4 टूल्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कस्टमर सर्विस एक्चुअली हुई कितनी है। तो उसमें जो सबसे पहला है परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिप्ड ऑन स्केड्यूल। इसमें आपने ये देखना है कि कितने ऑर्डर्स आपके इन टाइम शिप हुए हैं। देखें, ऑर्डर्स जो जब कस्टमर्स आपको देते हैं तो वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो पहली बात है, मैं यहाँ समझाने के लिए सपोज कर लें कि आपके पास एक जो कस्टमर ए है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है, लेट्स सपोज उसने कहा जी मुझे 5 लैपटॉप्स आपसे भेज दें, लेट्स से। अब ये जो कस्टमर ए है उसने 5 लैपटॉप्स का ऑर्डर दिया है। मान लें कि एक जो लैपटॉप है वो 50,000 का है। लेट्स से कि आप अगर सपोज कर लें एक लैपटॉप 5,000 का है, सॉरी 50,000 का है, तो आपका जो ऑर्डर है वो 2.5 लाख रुपया आपका टोटल है जो कि वहाँ से आपको आना है। सपोज कर लें एक कस्टमर बी है, और जो कस्टमर बी है वो आपको ऑर्डर करता है जी आप मुझे 10 माउस भेज दें मिसाल के तौर पे, 20 कीबोर्ड भेज दें, ठीक है, और वो कह रहा है जी 2 हैंड फ्रीज भेज दें, ठीक है। तो अब इसका जो अगर ऑर्डर देखें तो है इसका भी ऑर्डर ही है, ये आपको 10 माउस कह रहा है, 20 कीबोर्ड कह रहा है, 2 हैंड फ्री कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर एक कस्टमर सी है आपके पास, लेट्स सपोज वो आपको सिर्फ और सिर्फ कह देता है कि आपने मुझे अगर भेजना है तो आप स्पेयर पार्ट्स के लिहाज से, लेट्स सपोज जैसे मैं कंप्यूटर्स की एग्जांपल ही दे रहा हूँ, उसने आपको कहा जी सिर्फ मुझे 5 माउस भेज दें बस। अब ये जो आपके पास ऑर्डर्स हैं ये 3 ऑर्डर्स आए हैं, एक कस्टमर ए का, एक बी का, एक सी का। अगर आप मॉनिटरी वर्थ देखें तो कस्टमर ए के जो ऑर्डर की मॉनिटरी वर्थ है वो 2.5 लाख रुपया आपको जनरेट करके दे रही है, जबकि जो कस्टमर बी है वो 10 माउस है, माउस सपोज कर लें कि आप 200 का, कीबोर्ड भी 200 का लगाएं, हैंड फ्री भी 200 की लगाएं, तो आपके पास टोटल ये 24 आइटम्स हैं। तो 24 को आप 200 से, तो ये टोटल आपको 4800 रुपया जनरेट करके देगा ये ऑर्डर। इसी तरह अगर आप इस सी की बात कर लें तो ये टोटल आपको 1000 रुपये जनरेट करके देगा। तो जब हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिफ्ट की बात करते हैं स्केड्यूल पे, इसमें आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि हमें जो ऑर्डर है वो कितनी मालियत का है। आपने ये देखना है कि ऑर्डर बस आया है तो, और वो कितना आपने इन टाइम उसको फुलफिल किया है, यानी उस कस्टमर तक वो चीज़ इन टाइम का कितनी दफ़ा पहुंची है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कितना है। अगर तो आपने ये 3 के 3 ऑर्डर्स इन टाइम वहाँ पर भेज दिए हैं तो फिर तो वो 100% हो गया। अगर अगर आपने इन तीनों में से सपोज कर लें कि इन 2 को फोकस किया और आपने इसकी जो मॉनिटरी वैल्यू थी सी की वो आपने इतनी हो रही नहीं है, आपने इसको इतना कंसिडर नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके जो ऑर्डर्स अगर आपने निकालने हैं परसेंटेज तो 2 ऑफ 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, तो 3 में से 2 ऑर्डर्स आपने फुलफिल किए, एक नहीं किया, तो आपका जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 66% आ जाएगा। अगर आपने तीनों ही इन टाइम भेज दिए हैं और फुलफिल किए हैं तो आपका जो कस्टमर का जो लेवल है वो 100% हो जाएगा। तो ये परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स है शिफ्ट ऑन स्केड्यूल कि आपने कितने परसेंट जो ऑर्डर्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 66% ऑर्डर्स आपने फुलफिल किए हैं, 100 अगर तीनों कर लेंगे तो 100% आपने ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं। तो ये पहला तरीका होता है कस्टमर सर्विस को चेक करने का कि परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिफ्ट ऑन स्केड्यूल कितने हुए। तो दूसरा देखते हैं परसेंटेज ऑफ
लाइन आइटम शिफ्ट ऑन स्केड्यूल। दूसरा जो हमारा यहाँ पर ये है दैट इज़ परसेंटेज ऑफ लाइन आइटम शिफ्ट ऑन स्केड्यूल। मैं जैसे पहले ऊपर वाली एग्जांपल दे रहा था आपको कि सपोज कर लें कि ये जो पहले वाला था इसने आपको ऑर्डर दिया 5 लैपटॉप्स का, तो ये आपके पास आइटम एक ही है, ठीक है, जो कि आपने शिप करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो माउस एक अलहदा आइटम है, जबकि अगर कीबोर्ड की बात करें ये एक अलहदा आइटम है, हैंड फ्री की बात करें ये एक अलहदा से आइटम है। तो यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो 3 हैं। सपोज कर लें कि आप के पास ये जो आइटम्स हैं ये टोटल 4 है, ठीक है। अगर कस्टमर सी की बात करें तो वो माउस है, दैट इज़ आल्सो एन आइटम। तो आप इसको आप सिर्फ और ए और बी को कंसिडर करें फ़िलहाल कि ए और बी का जो आपके पास ऑर्डर आया वो आपके पास 4 आइटम्स हैं। आपने क्या किया, उन 4 आइटम्स में से आपने जो डॉलर वैल्यू के लिहाज से 5 लैपटॉप्स ने रेवेन्यू जनरेट करके ज़्यादा देना था, आपने वो 5 लैपटॉप्स उसको भेज दिए। उसके बाद ये जो माउस और कीबोर्ड्स हैं, ये सपोज कर लें कि आपने माउस और कीबोर्ड्स तो उसको भेज दिए हैं, आपने 2 हैंड्स फ्री नहीं भेजी। तो कस्टमर का ये जो कस्टमर बी था इसका जो ऑर्डर है वो पार्शली फिल हुआ, फुली कंप्लीट जो है फिल नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने जो लाइन आइटम्स हैं वो आपके पास यहाँ पर चूँकि उसने 3 का ऑर्डर दिया था और आपने उसको 2 जो लाइन आइटम्स हैं वो आपने उसको भेज दी है, तीसरी जो लाइन आइटम है वो आपने नहीं उसको भेजी। तो ये नंबर ऑफ लाइन आइटम का मतलब ये है कि कितनी लाइन आइटम्स आपको ऑर्डर आई थी और आपने कितनी भेजी। यहाँ सपोज कर लें 3 का ऑर्डर आया था, आपने 2 भेज दी, तो 2 of 3 over 100, तो ये 66% लाइन आइटम्स आपने स्केड्यूल पे शिप की है, 100% नहीं की। अगर तो तीनों कर दिए तो फिर 100% है, कस्टमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो भी 100% ही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरा जो तरीकाकार है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का। तीसरा परसेंटेज ऑफ डॉलर वैल्यू शिफ्ट ऑन स्केड्यूल, यानी कि कितनी मालियत का आपको ऑर्डर आया था और कितनी मालियत की चीज़ें आपने भेज दी। मिसाल के तौर पे ही मैं ऊपर वाली एग्जांपल ही लूँ, 5 लैपटॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 लैपटॉप्स मैंने कहा कि मैंने 50,000 का एक है तो 2,50,000 रुपया इसका है। इसी तरह मुझे 10 और 5 15 माउस है, ठीक है। तो 15 माउस की अगर मैं बात कर लूँ तो इनकी जो मालियत है वो है 3,000, ठीक है। उसके अलावा अगर हैंड्स फ्री की मैं बात करूं, जैसे पहले मैंने सपोज किया कि 200 की हैंड फ्री है लेट से, तो 2 और ये 2 400 रुपया इस हैंड फ्री की जो मालियत है वो है। इसी तरह अगर कीबोर्ड की बात करें, तो कीबोर्ड की जो लेट सपोज के 20 कीबोर्ड है तो 4,000 की चाहिए। अगर मैं इसमें टोटल डॉलर वैल्यू की बात करूं तो 2,50,000, 2,53,000, 53 और 4 2,57,000, 2,57,400। अगर मैं इसका नेट ऑर्डर करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2,57,400 रुपये का ये टोटल ऑर्डर है। अगर मैं यहाँ से अपनी जो कंपनी की चीज़ें देखते हुए मैं लेट्स सपोज यहाँ से 5 लैपटॉप्स भी शिप कर देता हूँ, ठीक है, और मैं लेट्स से कि 15 माउस और 2 हैंड्स फ्री ये भी मैं शिप कर देता हूँ लेट्स से। तो अब यहाँ से मैंने जो टोटल अपना जो डॉलर वैल्यू के हिसाब से बात करें 2,50,000 और 2,53,000, 2,53,400 रुपये के जो ऑर्डर्स हैं वो मैंने फुलफिल किए हैं। तो मैं अगर यहाँ से टोटल निकालना चाहूँ तो 2,53,000 डिवाइडेड बाई 2,57,000, तो यहाँ से मल्टीप्लाई आप 100 कर ले तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी डॉलर वैल्यू की परसेंटेज आपने फुलफिल की है। तो अगर इसको आप 2,53,000 का सपोज कर लें, आपने पहले 2 आइटम्स लाइन आइटम्स ही आपने या डॉलर वैल्यू के लिहाज से ये आपने सिर्फ शिप की है, बाकी जो है वो आपने शिप नहीं की। तो 2,53,000 के और टोटल जो आपको ऑर्डर था 2,57,400 का था, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आलमोस्ट 98.3% आलमोस्ट जो कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो ये है। यानी डॉलर वैल्यू के हिसाब से भी आप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को जज करते हैं। तो ये तीसरा तरीकाकार हो गया। आखिरी जो लास्ट वन है जिससे आप मेजर करते हैं, वीडियो भी वैसे काफ़ी लेंथी हो रही है तो चलें ये सिर्फ कस्टमर सर्विस को यहाँ तक करते हैं, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स होंगे वो दूसरी वीडियो में। लास्ट वन है आइडल टाइम ड्यू टू मटेरियल एंड कंपोनेंट शॉर्टेज। इसका मतलब है कि जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया आपको कंपनी को चीज़ें बनाने के लिए, आपने कितने दिन उसको लेट किया है। उसमें रीजंस बहुत सी हो सकती हैं, आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था, आपने सप्लायर को कहा उसने आपको डिले किया, उसके पास भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, आपने आपका जो लेबर थी उसने
किसी वजह से वो काम नहीं किया, तो कितनी देर आपका जो ऑर्डर है वो डिले हुआ है, तो दैट इज़ द आइडल टाइम। अब ये किस वजह से, मटेरियल कंपोनेंट्स की शॉर्टेज की वजह से। तो इससे भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो वो जज होती है। तो ये 4 तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन जज करने के। इसके बाद जो कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस हैं या जो मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं 2, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो कि आपको यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी वाल मसला हो तो कॉन्सेप्ट्स के वाले से तो आप यहाँ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ like and comment in case of any question. Thank you so much.